हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 5 तारीख है और हमने ये तय किया था कि हम 5 तारीख में सांतरशाह वाले प्रकरण में और वसीम भाई के प्रकरण में आंदोलन करेंगे। आंदोलन कोई अपनी खुशी से तो नहीं करता है, आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है। जो बहादुर लोग हैं बैठ जाएंगे, जो कमजोर लोग हैं वो खड़े रहे, जो बहादुर लोग हैं वो बैठ जाएंगे। तो देखने से कमजोर लग रहे हैं। कपड़े नहीं गंदे तो प्रभात जी, किसी व्यक्ति में घूम घूम के तभी बात बनेगी। जितना पसीना बहेगा उतना प्यार बढ़ेगा। जैसे जानवर नहीं होते कि जानवर की तरफ देखो उसी को एहसास होता है कि तेरे तुझे देख रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। इस तरह की हालात मत बनने दो। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आदमी खुशी से आंदोलन नहीं करता, सड़क पे नहीं आता, सबके पास काम है, कोई फ्री नहीं। कोई दिन में 400 रुपए कमाता होगा तो कोई 600, 800, 1000, 2000 रुपए भी कमाता होगा। और जब हजारों से ज्यादा की बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं तो प्रशासन, सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो 300 लाख रुपए से ज्यादा का आज हमें इस आंदोलन के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी। जबकि जिस मांग के लिए हम आए हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है अधिकारी कर्मचारियों को, और जनता वो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। तो जैसा मैंने कहा, हम खुशी से नहीं आए, हमें गर्मी में बैठने का कोई शौक नहीं है, हम खाली लोग नहीं है, हम सब पे काम है। लेकिन हम सबको पीड़ा है कि सांतरशाह वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ और वसीम वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ। हमारी मांग यही है, हम नहीं कह रहे किसी को निर्दोष को जेल भेज दो, हम ये कह रहे हैं उसकी जांच इतनी ट्रांसपेरेंट कराओ, उसकी जांच इतनी पारदर्शी हो कि दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष ना जाए। इस बात के हम लोग बिल्कुल फेवर में, किसी दोषी, कोई निर्दोष को एक फूल की छठी भी ना लगे। लेकिन कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोषी बच गया तो उस दोषी का हौसला बढ़ जाएगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो वो अगली बार फिर कोई ऐसा अपराध करेगा। ऐसा नहीं है कि सांतरशाह वाले प्रकरण में वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए एडी चोटी के जोड़ सरकार में बैठे लोग लगा रहे। अब उनकी अस्मिता का सवाल बन गया है कि हम सरकार में हैं और हम अपने लोगों को अपराध करने के बाद बचा नहीं पा रहे, तो वो उसको प्रेस्टेज इशू बना रहे हैं। काश तेरा भाई होता वसीम तो तेरे चेहरे पे हंसी नहीं होती। जिस तरह तो भालू की तरह हंस रहा है ना, तो ये हंसी गायब हो जाती। इसके पिता से पूछ के देख दे किधर आंख मिला के, और क्यों रोते हो फिर कि मार दिए मार दिए मार दिए, तालाब में गिर दिए, जौहर में गिर दिए, फिर क्यों रोते हैं जब मैं तुम में सलाहियत नहीं बची। मैंने तो जानवरों को देखा, मैंने तो बंदरों को देखा। एक बंदर मर जाता है तो सारे बंदर जो है उसके आसपास घुस जाते हैं। तकलीफ तो इंसानों को हो क्या गया। और मैं तो इनमें भी जो इस्लाम को मानते हैं उनको कहना चाहता हूं कि जो हजरत पैगंबर साहब ने सुन्नतें दी हैं कुरान में, उसी पे चल लो। अगर उसी पे चल लोगे तो बहुत सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएंगी। तो उसी पे नहीं चलते हो, अपने मतलब के हिसाब से चलते जितना तुम्हें चलना। अगर चलते तो इस दर्द के सामने किसी की आंखों का पानी नहीं रुकता।
लेकिन तुम्हारा किरदार बताता है कि तुम किसी धर्म वरम की नहीं, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कोई धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी दूसरे का खून बहा दो और खुश हो जाओ, कोई नहीं सिखाता। और जो आज सत्ता में बैठ के सोच रहे हैं कि हम दूसरे का खून बहा के और आरोपियों को बचा के खुश हैं, तो याद रखना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी आप कहेंगे जाकर किसी गरीब को सताना नहीं। क्या सोचते हो? ये टीन की सेड़ लगाई क्या? ये टीन की सेड़ तोड़ नहीं सकते हम लोग? क्या है इसमें तोड़ने है? क्या इसमें तोड़ने में? अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की सेड़ तोड़ नहीं सकते। अगर हम इन पुलिस वालों से हमारा कोई झगड़ा है क्या? फर्क वर्दी का ही तो है। ये वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बिना वर्दी पहने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें इस प्रदेश के किसी भी जाति धर्म का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबकी चिंता है। हर व्यक्ति जिसके साथ जुल्म होगा, किसी धर्म की बेटी हो, हमें सबकी चिंता है। तो जिन्होंने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने 2 बार तिहाड़ देखी हो, कोई किससे डरेंगे? ये जो ये लगाइए टीन की चादरें, ऐसे में तो हमारे पशु रहते हैं वहां। इन चादरों डरते हैं, गोलियों से तो डरते नहीं, इनसे डरते हैं। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उद्दंडी नहीं है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या उमेश भाई के साथी, किसान उनके साथी, ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। वरना इनको टीन को फाड़ के वहां रखा तो डीएम साहब के कार्यालय में, क्या हम इतने कमजोर है क्या? नहीं, हम इतने कमजोर। और ये तो बेचारे, मुझे नहीं पता इस जिले में कितना फोर्स है। जिलों में मुश्किल के 1500-1600 का फोर्स है, और सब नहीं है यहाँ। और आप भी जानते 10,000 से ज्यादा लोग आए थे आज हमारे साथ। हमारा मकसद किसी को सताना नहीं है। हमारा अंतिम मकसद ये है कि इन परिवारों को न्याय मिले और कुर्सी पर बैठा अधिकारी किसी नेता के प्रति जिम्मेदार ना हो, आम जनता के प्रति जिम्मेदार हो। हम पार्लियामेंट में भी हर विषय पर लड़ते हैं। और मैं आपको कहता हूं, अगर यहाँ की सरकार को लगता है कि उनमें दम है, वो कर लेंगे, तो वो उनका हिसाब तो आने वाले कल में जनता करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कमजोरों का भाई भी हूं, कमजोरों की आवाज भी हूं, मजलूमों का हमदर्द भी हूं, हर गरीब का अपना चाहे भाई बेटा माने, सहयोगी माने, वो भी हूं। और पार्लियामेंट में 2 कमेटी है हमारी, एक जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं। और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के डीजीपी को ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। क्या समझ रहे ना बैठे? क्या मानते? क्या जमहूरियत में ताकत है लोकतंत्र में? आज जो अधिकारी हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं, हम आने वाले कल में इतनी मेहनत करेंगे कि ये माला लेके अगर स्वागत नहीं करें हमारे लोगों का, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। ये तो जमहूरियत है। मैं तो अपनी बताता हूं, एक हमारे यहाँ बड़े अधिकारी थे, पूरे एडी चोटी के जोर लगा के, मैंने उमेश भाई को बताया, जब मेरे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कोई नहीं जाता था, ईवीएम जहां रखी थी हमारे लोग सुरक्षा कर रहे थे, वो जाके डिस्टर्ब करते थे। अभी मुझे मिले तो ऐसे सीना तान के ऐसे जय सर, तो मैंने कहा देखो 6 महीने में कितना समय बदल गया। जिसका रास्ता रोकते थे आज उसको जो है लोकतंत्र से शक्ति जी की जयंत करना पड़ रहा। और हमारे जिलाधिकारी जी, मैं उनके पास गए समस्या को लेके, तो मुझसे कह रहे भैया प्रत्याशी हैं, तब रिजल्ट नहीं आया था। और कल मेरी बराबर में बैठ के वहां की समस्या सुन रहे थे, एक समस्या, और मैं जो समस्या बताता था, क्योंकि प्रोटोकॉल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा था, तो मेरी हर बात पे मैं देता था कि मैं इस काम को देखो, तो एकदम बैठ कर साइन कर देते कि मैं इसको दिखाता हूं। ये लोकतंत्र है। आप तो अपनी ताकत भूले बैठे, हमेशा पिटते हो, जितने दिन पिटते हो उतने दिन याद रहते हो, उसके बाद भूल जाते हो, फिर किसी की बातों में आके किसी के पिछलक्कू बन जाते हो, फिर इधर खड़े हो जाते, इसको हराने, उसको जिताने, इसकी बात करने, उसकी बात करने, कभी सोचते ही नहीं कि आपके लिए कोई हमदर्द है क्या। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये तो उमेश अकेले पड़ गए यहाँ। अगर 4-5 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते, हमारे 5-6 एमएलए हमारे यहाँ होते, तो हम इन अधिकारियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते जब तक दोनों मामलों में हमारे मन चाहे कार्यवाही नहीं हो जाती। ये तो हम लोग कमजोर हैं कि एक आदमी यहाँ है और ये बेचारे कोशिश तो करते। मैं तो पार्लियामेंट में आपने सुना नहीं सुना
कोई बोलता है मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट में? कोई आवाज उठाता है पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाता? सबके लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग और इतने ठगेगा उम्मीद करते हैं कोई ईमानदार आदमी आके इनकी लड़ाई लड़े। किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, होमगार्ड, पुलिस के साथियों की आवाज उठाता हूं कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की कर दो, इनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी दो, इनकी वेतन विसंख्या दूर कर दो, इनके ट्रांसफर होते, इनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो अच्छे स्कूल खोल के लाइन में व्यवस्था कर दो कि ये वहां पढ़ा सके। सबके लिए आवाज उठाता हूं, अर्धसैनिक बलों के लिए आवाज उठाता हूं, पुरानी पेंशन के लिए आवाज उठाता हूं। और अभी न्यूनतम मजदूरी में मैंने 29 जुलाई को आवाज उठाई थी और सरकार को झुके जो है अभी 5 दिन पहले मैंने 700 रुपए की मांग की थी, 783 रुपए करनी पड़ी केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप समझदार बन जाओ, आप जिम्मेदार बन जाओ, आप सोचने लग जाओ, आप समझने लग जाओ, तो क्यों बैठना पड़े मुझे अब यहाँ हमारे साथियों को आगे इसमें तरीके? आप नहीं जानते किस गर्मी में बैठे थे? आपको लगता है बॉडी का कोई हिस्सा है जिसको पसीने से ना पसी जाओ? जो कपड़े इसके अंदर है टी शर्ट के, वो भी गीले हैं अभी, पूरा दिन हो गया। आप तो उठते जाओगे, मैं वॉशरूम के लाभ गया तो नहीं गई, यही हो ना। जब पीठ का दर्द बढ़ गया, रीढ़ की हड्डी का, तो लेट गया, लेकिन जगह नहीं छोड़ी ना। आपको क्या लगता है उछल कूद करने से, भागदौड़ करने न्याय मिलते हैं क्या? न्याय के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे प्रभारी जी कह रहे थे कि नखून कटवाने से कोई क्रांतिकारी नहीं बनता। क्रांतिकारी वो बनता, क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी जैसी कुर्बानियां देनी पड़ती। इतिहास गवाह है कि सरदार करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में शहादत दे दी थी देश के लिए, और शहीद आजम भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी, और शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी जनरल लॉर्ड वायर को जाके वहां लंदन में जो है हिसाब किताब करके आए थे। हम तो इस देश की मिट्टी में जन्मे, जो मिट्टी वफादार, जिस मिट्टी के अंदर संघर्ष है, बल है, किसान के बेटे। और यहाँ के नेताओं को बड़ी तकलीफ है जो कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, निगमों में यही रहता हूं, डाटापट्टी मेरा घर है गांव, और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, पंचपुरी का, कश्मीरपुर का, यही कलियर इसमें पंचपुरी इसमें आता है, जवालापुर में, और मेरा गांव डाटापट्टी भगवानपुर में आता है। चिंता मत करो, 27 के बाद लाइट में नहीं छोड़ूंगा कि तुम जिला पंचायत के सदस्य बन जाओ। घबराओ मत। क्या समझते, गुलाम है तुम्हारे? कोई गुलाम नहीं है किसी का। ये जमहूरियत है, आदमी अपनी सोच पे फैसला लेता है। और फिर कह रहा हूं, इनका जिनका साथ देते उनका साथ छोड़ के, जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आप मेरी बात को याद रखना, अगर किसने आपके ऊपर लाठी चला दी, अभी ये साहिल कह रहा था यहाँ बैठ के, अभी हमारा दूसरा छोटा भाई है, हमारा नेता वहां का, वो कह रहा था केरपुर वाला, और मेरे भाई जावेद खड़े हैं, हिजाब साहब खड़े, सब जानते हैं कि हमने कल भी अधिकारियों से कहा कि देखो भाई, किसी गरीब पे लाठी मत चला देना, इस बात को याद रखना, वरना आमना सामना होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी हो। ये मत समझना चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, 5,12,000 एक आदमी खड़ा है, क्योंकि 5,12,000 लोगों ने तो मुझे वोट देके भेजा कि साहब आप जाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर। और ये तो मौका नहीं मिला हरिद्वार वालों को देने का, और तुम लोग चूक गए थोड़े से हरिद्वार वालों। तुम अगर मेरी बात में पक्का पहरा दे लेते तो आज यहाँ उमेश विधायक नहीं बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते, फिर मैं बताता इन लोगों को। ठीक है, ये तो समय समय की बात है, ये समय की बात है। अभी तो बहुत कुछ है, देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज ये हमारी मांग नहीं मानते तो क्या आप संघर्ष के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? ये उखाड़ने पड़ेंगे, देख लो, लाठियां पड़ सकती हैं, हो सकता है कि जेल जाना पड़े। कितने लोग जेल चलेंगे बताओ? अभी तो मुस्सा में हाथ उठा रहे हो, जेल के नाम से हिसाब खराब हो जाता है। अभी फिर दोबारा पूछ रहा हूं, ईमानदार से बताओ कितने लोग हिम्मत दिखाएंगे जेल चलने की? देखो मेरी बात सुनो, आप मानते हो नहीं मानते कि अभी मैंने इस आंदोलन के लिए अपने आप से आगे अपील नहीं की थी ना? नहीं की थी अभी तक अपील? अभी तक तो मैं भाई उमेश के और हमारे नेता मैक्सिम जी के और अमरीश कपिल जी के और हमारी टीम के भरोसे तो था अभी तक मैंने अपील तो नहीं करी। सोचो अगर मैं अपील करूंगा तो क्या होगा? बताओ, सोचो क्या होगा?
ये जिला एक तरफ से नहीं बंद होगा, जितने इसमें रास्ते हैं उतनी तरफ से बंद होगा। मेरी आम आदमी से कोई लड़ाई नहीं है कि कोई एक आदमी परेशान हो, वरना धरना यहां नहीं होता। आप मानो मेरी बात को। अगर आम आदमी को परेशान जिस तरह करते हैं दूसरी पार्टियों के लोग, अगर उस तरह का धरना करना हो तो यहां नहीं होता। किसी को परेशानी ना हो इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं, वरना हम लोग सड़क पे भी बैठ सकते थे। लेकिन हम लोग यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपने प्रदेश के प्रति, आम जनता के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप हिम्मत जुटाओ। एक बार के आंदोलन से काम नहीं चला करते एक बार के आंदोलन से। एक बार के आंदोलन से काम चला करते तो ये सरकारें वैसे ही बात मान लिया करती। ये तो आज का ट्रेलर था। मुझे लगता है कि आप उत्तराखंड सरकार पिक्चर देखना चाहती है पूरी। इंतजार करो और भरोसा करो, पिक्चर दिखाएंगे। और पिक्चर अगर जो है ब्लॉकबस्टर नहीं हुई तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। आपको नहीं अभी याद नहीं 11 तारीख दिल्ली में, तब तो हमें दिल्ली तक कूच करनी पड़ती है, पैसा नहीं होता वर्करों पे। आपको याद है दिल्ली में सतगुरु रविदास जी वाला गुरु घर का आंदोलन, एनआरसी वाला आंदोलन याद है, जमा मस्जिद वाला। वहां जाने के लिए तो बहुत जोर लगाने पड़ते, यहां जाने के लिए तो जोर भी लगाना है। यहां तो 2 जिलों को ही कह दूंगा, हरिद्वार वालों को इनको धमका के कह दूंगा, हरिद्वार वालों को मैं कुछ करके खा लो, और सहारनपुर वालों को कह दूंगा। तो जिन अधिकारियों को आज कह रहे हो कि साहब आपका ज्ञापन ले लो, वो वहां खड़े मिलेंगे रोड पे कि सर छोड़ दो, बदल दो। समझते नहीं समझते हो? इसलिए कह रहे इस मां को पूछो इसके दिल पे क्या बीतती है। मैं नहीं करता हर आंदोलन सब चीजों दुख तकलीफों में राजनीति नहीं करता हूं। मैं अगर राजनीति करता तो यहां धूप में नहीं बैठता। जब ज्ञापन देने का समय आता देके चला जाता साहब जा रहा हूं, फिर यहां नहीं धूप में परेशान होता। इस मां को पूछो कि इसने अपनी बेटी खोई है और वो अपनी बेटी के लिए न्याय की अपील करे। और जितने लोग पीछे खड़े हैं मेरी आवाज को, उसमें इनके भी बच्चे हैं, बच्चियां। कुदरत ना करेगा किसी के साथ ऐसी घटना हो गई कि उसकी बच्ची का रेप हो और फिर उसकी हत्या कर दी जाए, तो तुम्हारा बस चलेगा तो गोली मार दोगे सामने वाले को। जिसको लगती है, जिसको तकलीफ होती है, उसे ही पता होता है। और क्यों ना खड़ा करें हम सवाल उत्तराखंड पुलिस पे। क्या रणवीर एनकाउंटर छूटा नहीं किया था पुलिस ने? क्या देहरादून में बताओ जावेद खान किया था नहीं किया था रणवीर एनकाउंटर छूटा? और 17 लोगों को कोर्ट ने सजा दिया नहीं दी। तो फिर क्यों ना करें शक तुम्हारे ऊपर कि तुम किसी गरीब की जान ले सकते हो? क्या कारण है ऐसा तुम्हारे ऊपर शक में कि तुम इंसान नहीं हो? क्यों ना शक किया जाए और क्यों ना सवाल पूछा जाए? हमारा सवाल पुलिस पे नहीं है, लेकिन हमारा सवाल उस सोच के अधिकारियों पर है जो सत्ता के आगे नतमस्तक है और किसी भी कीमत तक अपने नेताओं को खुश करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए हमारा सवाल बनता है। और यही अगर वसीम की जगह ये सोनू होता, ये मोनू होता, ये अजय होता, अभय होता, तो भी इसी तरह लड़ते हम लोग जिस तरह आज लड़ रहे हैं। जिस तरह जो है आज संघर्ष में, तो भी इस तरह लड़ते। बात यह नहीं है कि बात वसीम की है, बात यह है कि अगर अन्याय किसी के साथ हुआ है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अन्याय अंतिम होना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहली जो है ताकत ऐसी दिखनी चाहिए कि दोबारा प्रशासन को ऐसी गलती ना करे। जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो न जाति, न धर्म, न समाज कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप अपने मन को संतुष्ट कर दो कि आपने किसी की मदद के लिए आवाज उठाई या नहीं उठाई। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जुल्म होगा और अन्याय होता दिखेगा तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बैठती एक शानदार शहरी की कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करके उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए? बताओ बैठती या नहीं बैठती है? इसी हरिद्वार में धर्म संसद हुई और यहीं से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें यहीं से शुरू हुई। सबसे पहले हुई है नहीं बताओ। और हमने पहली बार में जवाब नहीं दिया, आंदोलन नहीं किया, गिरफ्तार नहीं कराया। तो आज देखो वो लड़ाई यहां ले जाके कहां तक पहुंच गई। उनको लगता है कोई कह नहीं सकता।
और मैं तो धन्यवाद दूंगा मैक्सिमम टीम का, उन्होंने उसके खिलाफ ही आंदोलन करके रुड़की में और मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था। लेकिन आज जो ये मैं जो पहले कह रहा था कि अपराधी का हौसला बढ़ता है, ये हौसला इससे बड़ा है कि आपने सोचा कि ये तो चलो ठीक है, कह दिया कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के भाइयों से, आप ये आपको आक्रोशित करके सड़कों पर लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं हम सड़कों पे आओ और इनके एजेंडे आसान हो। आप मत आओ, आप घर रहो, क्योंकि ये अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, ये जो न्याय पसंद लोग हैं, ये सब लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग। और ये संविधान को बचाने के लिए, अगर संविधान के आधार पर जब धार्मिक आजादी सभी को है, संविधान सभी धर्मों को सम्मान देता है, तो ये अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे। आप इनके पीछे खड़े रहो, आपको आगे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका मोहरा बनने की जरूरत नहीं है। यही चाहते, जो काम ये सीधे नहीं करते अपने पिठों से कराते, कि ये कोई बयान देंगे, आप लोग रिएक्शन देंगे और ये कहेंगे देखिए साहब क्या हो रहा है। ये कभी ये नहीं बताएंगे कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बलिदान जो है, इंडिया गेट पर अगर जाकर नाम पढ़ोगे तो वो मुस्लिम समाज के लोग कभी नहीं बताएंगे आपको। ये आजादी माफी मांग के नहीं मिली है, ये आजादी भीख में नहीं मिली है, इस आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी है, मिटना पड़ा, बर्बाद होना पड़ा है, अपनों के खून को अपने सामने उबलते हुए देखना पड़ा है, निकलते हुए देखना पड़ा है, अपने लोगों को फांसी में चढ़ते देखना पड़ा, तब जाकर आजादी मिली है। इनको तो लगता है जो लोग आज सत्ता बैठे हैं कि सिर्फ नारा लगाने से, माफी मांगने से, लेटर लिखने से आजादी आ गई। मैं तो आपसे कहूंगा, मैं सुबह से इंतजार में हूं कि आपका मन पक्का हो जाए कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इससे भाग नहीं सकते। कब तक भागोगे इसका बताओ, कब तक भागोगे? कोई रास्ता नहीं है भागने का, और हम नहीं चाहते भागना। हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और हमारी कोई लड़ाई नहीं अधिकारियों से। हम तो ये चाहते हैं कि वो न्याय संगत काम करे, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत देता है। हमारे सवाल लोकतंत्र में जायज, अगर मुझे कोई पीड़ा होगी तो मैं अपनी पीड़ा को रखूंगा, ये मेरा अधिकार। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें देता है कि हम अपने साथ हुई हर परेशानी पे अपना सवाल खड़ा करें और उसका जवाब मांगें। और जवाब देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों को कुर्सी में बिठाया गया कि वो जवाब दें। मैं आपसे अपील करता हूं, बैठ जाओ, जो सम्मानित अधिकारी आएंगे हम उनको सुनेंगे। और मैं अब के बाद बैठने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भेड़ बकरे में ऐसा काम नहीं करता हूं। मैं जो यहाँ सम्मानित अधिकारी आएंगे उनको हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपस में बैठ के हमारे किसान यूनियन के साथी भाई उमेश जी, इनकी टीम, भीम आर्मी आजाद समाज पर, फिर हम बैठ के फैसला लेंगे कि हमें किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, हम उनकी बात से कितने सहमत हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़ाई आज खत्म हो जाएगी। आपको लगता? अगर लड़ाई खत्म करना चाहते तो ये दीवारें क्यों खड़ी करते? फिर तो बुलाते और 10 मिनट में वहीं से कहते कि भाई ये लोग आप बताओ क्या चाहिए। कतार भाई जनता मैदान और खुला हुआ है, जिसमें हौसला आ जाओ, लड़ो। और देखो, जिनको आदर्श मानते हैं, जब उन्होंने बलिदान दिया तो फिर काहे को डरना यार। एक बार तो मैदान में तो गोली खाई करते जाते, फिर काहे को डरना। मौत एक दिन आएगी, लेकिन कम से कम ये तो ना हो कि हमने गोली देकर पीट कर ली थी सामने, ये तो रहो कि हमने गोली का सामना सामने से किया तो उसको भी निपटेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाओ, और अभी अधिकारी गए हैं, वो अपनी बात रखेंगे, फिर हम बैठ के अपनी वार्ता करेंगे, फिर हम फैसला लेंगे क्या करना है। क्योंकि हम परिवारों को परेशान करके लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। कहीं गलती से एक परिवार के व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी होगी, तो सारी उम्र का कलंक होगा कि हम वहां गए थे और उनके नेतृत्व में ही हो गया। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम समझते हैं ना, हम तो आम आदमी को भी नहीं बुलाते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि लड़ाई अपने भरोसे लड़ी जाए, क्योंकि अगर कोई जेल चला जाता बाद में कहते हैं उसके घर के लोग के साथ उनकी वजह से जेल चला गया। तुम तो जेल जाने को तैयार हो, नहीं तैयार हो? दोनों अल्फाज लोग जेल जाने के लिए तैयार है। ये साहिल का एक उठ रहा था, दोनों उठ गए, पक्का चलोगे जेल? ठीक,
ठीक है, बैठ जाओ इंतजार। ये भी जा रहा है।